आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात सियासत के अब्बाजान और चचा जान की, क्योंकि शब्दों की जो बात अब्बाजान से शुरू हुई थी वो अब चचा जान तक आ पहुंची है। राकेश टिकैत ने ओवैसी को भाजपा का चचा जान बताते हुए हमला किया तो ओवैसी की पार्टी ने भी राकेश टिकैत को भाजपा का बल्लेबाज बता दिया। अब कौन किसका चचा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा राकेश टिकैत पर हमलावर हो रही है उससे सवाल खड़ा हो गया है, कहीं राकेश टिकैत ने दुखती रग पर हाथ तो नहीं रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले अब्बा जान अब चचा जान। देश के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा घमासान। क्या ऐसे ही आएगी चुनाव अभियान में जान? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। मुख्यमंत्री योगी के अब्बा जान वाले बयान से सूबे का सियासी पारा अभी चढ़ा ही था कि राकेश टिकैत ने ओवैसी को भाजपा का चचा जान कहकर पूरे माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। राकेश टिकैत ने ये बात बागपत में कही, लेकिन सवाल बड़ा हो गया कि यूपी में कौन किसके चचा हैं और कौन किसके अब्बा। गौरतलब है कि ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी को रोकना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है। 44% हिंदू बीजेपी को वोट देता है। इसी यादव निकलकर बीजेपी को वोट कटवा उनको नहीं कहते, बी टीम उनको नहीं कहते, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहा है, सामने आ रहा है, तो ये कहते नहीं बी टीम है, वोट काट। लेकिन राकेश टिकैत की ओर से ओवैसी को भाजपा का चचा जान कहने वाली बात बुरी तरह चुभ गई, क्योंकि अब AIMIM ने भी राकेश टिकैत को भाजपा की तरफ से बल्लेबाजी करने वाला बताकर मोर्चा खोल दिया है। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है और मुझे मालूम है कि राकेश टिकैत जी बोले नहीं बल्कि उनको बुलवाया गया है। राकेश टिकैत जी जिस तरीके से शॉर्टकट में जो है नेता बनना चाह रहे हैं और इक़्तिदार चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी एक आंदोलन से निकले थे और शॉर्टकट में नेता बने और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, वही तरीका राकेश टिकैत जी अपनाना चाह रहे हैं। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। अब कौन किसका चचा जान है या कौन किसका बल्लेबाज, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यूपी की चुनावी सियासत अपने पूरे रंग में नजर आ रही है। मतलब जो बात अब तक दबी जुबान में हो रही थी वो अब खुलकर होने लगी है। इन सब के बीच राकेश टिकैत पर भाजपा के चौतरफा हमले बता रहे हैं कि टिकैत ने कहीं भाजपा की दुखती रग पर हाथ तो नहीं रख दिया। इनकी और उनकी भाषा आज की तारीख में एक है। राकेश टिकैत की भाषा और ओवैसी जी की भाषा एक है। जिस प्रकार की भाषा वो एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं वही कुछ आपस में तालमेल कर सकते हैं, बीजेपी के साथ कभी भी नहीं हो सकता। ये दोनों गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये राकेश टिकैत क्या कहते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनका टारगेट है, ये आ जाएगा सामने। टिकैत एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनका एक राजनीतिक बयान है। किसी भी व्यक्ति को अपनी अगर पार्टी बनाने का बननी है तो उसके विस्तार करने का अधिकार है, इसके लिए वो करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसका आना किसका नहीं आना है, बस योगी जी के कार्यकाल में यह जरूर होगा कि अगर कोई अपने बयानों से सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होगी, भाईचारा टूटेगा तो कठोर कार्रवाई होगी।
बड़ा सवाल इस बात का है कि अब्बा जान से शुरू हुई बात चचा जान तक पहुंच गई है तो चुनाव आते आते जाने कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान जैसे बयान जमकर गूंजे थे। या फिर मान लिया जाए कि यूपी को यही पसंद है, और अगर पसंद है तो उन मुद्दों का क्या, उन मांगों का क्या जिन्हें विपक्ष उठाता रहा है। मसलन पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन पर हैं, बेरोजगार नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, पेट्रोल डीजल से बढ़ी महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी है, कोरोना के बाद बिजनेस एकदम चौपट है। ये मांग यूपी के चुनाव पर क्या असर डालती है ये देखना होगा, या फिर अब्बा जान और चचा जान जैसे बयानों में कहीं गुम हो जाएंगे ये चुनावी मुद्दे। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात चुनावी बुलडोजर बनाम जवाबी AK-47 की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को उसका नाम बदलकर बुलडोजर रखने की सलाह दी थी। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। भाजपा को अखिलेश की बात इतनी चुभ गई कि भाजपा ने भी अखिलेश को सपा का नाम बदलकर AK-47 रखने की सलाह दे डाली। लेकिन सवाल बड़ा है कि नाम पर घमासान कहां खत्म होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। तब क्या होगा जब चुनाव होगा। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनके पास बुलडोजर है। चुनावी बुलडोजर वर्सेस जवाबी AK-47। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। अखिलेश के वार पर भाजपा का पलटवार। अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह AK-47 रख लेना चाहिए। नाम पर घमासान, चुनाव से पहले तूफान। राजनीति में कब किसकी बात चुप जाए और कब किस बात पर घमासान मच जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तक सीएम योगी की अब्बा जान वाली बात समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से चुभ रही थी, और अब भाजपा अखिलेश यादव की बुलडोजर वाली बात से बुरी तरह तिलमिला गई। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। ये बात अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के माफिया पर कसी गई नकेल के जवाब में कही थी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा माफिया और बाहुबलियों पर लगातार नकेल कसे हुए, उसे भाजपा चुनाव में मुद्दा बना रही है, और यही बात अखिलेश को रास नहीं आ रही है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। इन माफिया और अपराधियों को सिर में ढो करके हमारी सरकार नहीं चली है। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते। लेकिन अब भाजपा को अखिलेश की बुलडोजर वाली बात पसंद नहीं आ रही। भाजपा के आधा दर्जन मंत्री और सांसद अखिलेश पर बुलडोजर की तरह गरजने लगे हैं। कोई उन्हें अपनी पार्टी का नाम बदलकर AK-47 रखने की बात कर रहा है, तो कोई उन्हें बीता जमाना याद दिला रहा है। अब उनके पास बीजेपी की सरकार के बारे में कुछ कहने को बचा नहीं है। इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं जो कि अनुचित है। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी ने बोला कि उनको अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह AK-47 रख लेना चाहिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि समाजवादी पार्टी के नेता मुद्दों पर बात ना करके बेसिर पैर की बातों पर बहस शुरू करते हैं। देखिए, अखिलेश के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी संकुचित मानसिकता और उनको जो पीड़ा हो रही उसको मैं समझ सकता हूं कि जिन किसी को उन्होंने संरक्षण देकर के इन ज़मीनों पर कब्जा कराया था, आज उनसे जब ज़मीन खाली हो रही तो उनको कहीं ना कहीं उससे दुख पहुंच रहा है। अखिलेश यादव पर भाजपा की ये चढ़ाई बता रही है
कि बुलडोजर उसका सबसे बड़ा चुनावी हथियार है। इसे कोई मजाक में ले, ये उसे कतई मंजूर नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वर्सेस AK-47 या फिर हम कहें बुलडोजर वर्सेस LMG को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सरकार को, बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर कर लेना चाहिए, उसके बाद अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो निशाना साध रहे हैं। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलना चाहिए और AK-47 उन्हें अपना चुनाव चिन्ह कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव की ये जो निराशा है वो इसलिए है कि उन्होंने अपने लोगों को भेजकर कब्जे कराए और जब सरकार इस कब्जे को हटा रही है, बुलडोजर चला रही है, तो उन्हें दुख हो रहा है। चुनावी बुलडोजर पर जवाबी AK-47 बता रही है कि यूपी में इस बार चुनाव कांटे का होने जा रहा है, या यूं कहें कि सपा बनाम भाजपा होने जा रहा है। और यही वजह है कि दोनों तरफ से सियासी हमले बोले जा रहे हैं। और अब किसका हमला किस पर घात करेगा और कौन कितना घायल होगा, ये देखना होगा, क्योंकि अभी बात सिर्फ बुलडोजर से AK-47 पर आई है। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में बात AK-47 से बढ़कर परमाणु तक न पहुंच जाए। अनुभव शुक्ला, ABP गंगा। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दहशत वाला वो प्लान जो अब हो चुका है डिकोड और एक बड़ी आतंकी साजिश हो चुकी है नाकाम। लेकिन पूछताछ में जो प्लान सामने आया वो वाकई खौफनाक है, क्योंकि जिन दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनकी कमान पाकिस्तानी आकाओं के हाथ में थी और बस इन आतंकियों को इंतजार था तो एक फरमान का, लेकिन उससे पहले ही दहशत वाला प्लान नाकाम हो गया। दहशतगर्दों का प्लान डिकोड। कई शहरों में करने वाले थे विस्फोट। यूपी पर था आतंकियों का काला साया। दाऊद के खूनी शागिर्दों का पूरा प्लान। ATS ने कर दिया नाकाम। लखनऊ से अयोध्या तक दहशत वाली साजिश। आतंकियों का पाकिस्तान में चला ट्रेनिंग सेशन। दहशतगर्दों से दाऊद का सामने आया कनेक्शन। पाकिस्तान ने मुहैया कराए हथियार। दाऊद के गुर्गों की निशानी पर थे त्योहार। आतंकियों से बरामद हुआ मौत का सामान। दहशत वाली साजिश हो गई नाकाम। जिन 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सभी आतंकियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जहां ये आतंकी अपने आका और अपने प्लान से जुड़ा एक एक राज उगलेंगे कि आखिर कौन कौन थे इनके निशाने पर, किस किस जगह थी धमाका करने की साजिश और आखिर इन आतंकियों का आका कौन है। आतंकियों के मंसूबे हुए खाक। दहशतगर्द उगलेंगे एक एक राज। चौदह दिन की रिमांड पर आतंकी। दिल्ली पुलिस ने यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जब दबिश दी तो सामने आए वो खौफनाक चेहरे जिन्होंने रची थी दिल दहला देने वाली साजिश। और जब एक एक साजिश का हुआ पर्दाफाश तो खुलने लगे खौफनाक प्लान के राज। आतंकियों ने ISI के इशारे पर यूपी में त्योहारी और चुनावी माहौल में धमाकों की साजिश रची थी। इसके लिए आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी।
एक टीम को विस्फोटक और असलहों का इंतजाम करना था, जबकि दूसरी टीम को रुपयों की व्यवस्था करनी थी। आतंकियों का यूपी में तबाही मचाने का प्लान तैयार था। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए जीशान के घर आईईडी भी पहुंचा दी गई थी। कुछ और विस्फोटक सामग्री और असलहों का इंतजाम करना था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, तो उनके पास से बरामद हुआ था मौत का सामान। यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई। यूपी से 3 आतंकी हुए गिरफ्तार, 2 आतंकी दिल्ली से हुए गिरफ्तार, महाराष्ट्र से 1 आतंकी हुआ गिरफ्तार। पूरा ऑपरेशन एक आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए था। इस गिरफ्तारी के बाद जो राज सामने आए वो काफी सनसनीखेज थे, क्योंकि आतंकियों का मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से यूपी को दहलाना था और उनके निशाने पर यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर त्योहार थे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस का फोकस इन दहशतगर्दों से उन राज को उगलवाने पर है जो इनके हलक में दबा हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जब इन आतंकियों की गिरेबां तक पुलिस के हाथ पहुंचे थे, उस वक्त ये आतंकी मौत के सामान के साथ गिरफ्तार हुए थे। इन आतंकियों के पास से आईईडी बरामद हुआ था। 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने पकड़ा है। उसमें सबसे अहम कड़ी मुंबई का जान मोहम्मद और यूपी के रायबरेली का मूलचंद है। दोनों के आईएसआई और दाऊद के भाई अनीस से सीधे संपर्क बताए जा रहे हैं। इन दोनों ने ही जीशान, आमिर, ओसामा और अबू बकर को आईएसआई से जोड़ा था। जीशान और आमिर दुबई में रह चुके हैं। जीशान एमबीए पास है और दुबई में रहकर अकाउंटेंट की नौकरी करता था। कई साल पहले वो यूपी लौटा और खजूर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। आमिर यहाँ एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और उसने भी खजूर का धंधा शुरू किया था। बताया जा रहा है पूछताछ के दौरान आतंकियों ने उन चेहरों को सामने ला दिया है जिन्होंने इनको आतंकी साजिश में शामिल किया और हथियार उपलब्ध कराए थे। और इसमें से एक नाम फिर से सामने आया है, दाऊद इब्राहिम का, जिसके इशारे पर दहशत फैलाने वाली साजिश को अंजाम दिया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात ओवैसी के बाद आप भी फैजाबादी की, क्योंकि यूपी में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने अपने 100 संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस उम्मीदवार को अयोध्या से उतारा है उसकी जगह फैजाबाद लिखा है। ओवैसी की राह पर आ अयोध्या को लिखा फैजाबाद। आपका सियासी शंखनाद कर दिया 100 संभावित उम्मीदवारों का ऐलान। भगवान राम की नगरी अयोध्या से अपना सियासी शंखनाद करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था, दिल्ली में केजरीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भगवान राम की कृपा है। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। लेकिन यूपी में अपने संभावित 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपने उसी भगवान राम की नगरी अयोध्या को फैजाबाद लिखा है। अब ये बाय मिस्टेक हुआ है या जानबूझकर, लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि यूपी में जमीन तलाशने आई आम आदमी पार्टी कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, तब खूब बवाल मचा था। मजबूरी में ओवैसी को फैजाबाद जहां लिखा था वहां टेप लगाना पड़ा था और अब आम आदमी पार्टी ने अयोध्या को फैजाबाद लिखकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। गौरतलब है अयोध्या भगवान राम की पहचान रही है और यूपी चुनाव में राम मंदिर का निर्माण एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक ये 2 तस्वीरें बता रही हैं, राम मंदिर के मुद्दों के बीच फैजाबाद भी एक बड़ा मसला होने जा रहा है, जिसका फायदा किसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने 100 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, उसने यूपी में सभी राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ा दी है।
सबसे पहले कैंडिडेट एक तरीके से कहें प्रभारी या संभावित प्रत्याशी आपने घोषित किए, इसके पीछे मंशा क्या है? क्या इनको ज़्यादा वक्त मिले तैयारी के लिए? निश्चित रूप से ज़्यादा वक्त मिले, ज़्यादा अपने क्षेत्र की जनता के साथ रूबरू हो सकें और आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं वो लोगों को समझा सकें। आम आदमी पार्टी जानी जाती है जाति धर्म की राजनीति ना करने वाली पार्टी, फिर आप भी ओबीसी, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक। आम आदमी पार्टी को ये बात आपने सही कहा, लेकिन ये मान लेना कि ओबीसी में योग्य व्यक्ति नहीं है वो भी ठीक नहीं है। तो उनके बीच से जो लोग ऐसे हैं जो वास्तव में जज्बा रखते हैं, काम करना चाहते हैं और उनका चयन किया गया है, उनके बारे में जानकारी लेकर। यूपी में अभी चुनाव से पहले जो माहौल है, अब्बा जान की बात हो रही है, चचा जान की बात हो रही है, कोई बुलडोज़र कह रहा है, कोई AK-47 ला रहा है। इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या हासिल होगा? मेरा सवाल सिर्फ ये है, अब्बा जान, चचा जान, हिंदू, मुसलमान, नफरत की बातें, भड़काऊ भाषण, इससे हासिल क्या होगा हम लोग? आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा जगह दी है। करीब 35 संभावित प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के 20 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब यूपी चुनाव में अति पिछड़ों और ब्राह्मण समाज को साधने की जो कोशिश हो रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना दाव चल दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त ओबीसी जनगणना की मांग और ब्राह्मण के जरिए तमाम राजनीतिक दल मैदान में है। फिर चाहे भाजपा हो या सपा या बसपा, सबका एजेंडा एकदम साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी ये संभावित लिस्ट जारी कर यूपी में गठबंधन की तमाम संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। मतलब किसी से कोई गठबंधन नहीं, यूपी में वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगी। फिर चाहे जीतने के लिए भगवान श्री राम का जयकारा लगाना पड़े या अयोध्या को फैजाबाद लिखना पड़े, सत्ता की सांप सीढ़ी को जीतने के लिए हर शर्त कबूल है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनवर शुक्ला की रिपोर्ट।